पृथ्वीराज सिंह ने जब सिद्धार्थ को फोन करके कहा कि उन्होंने महेश के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया है, तो सिद्धार्थ खुशी से उछल पड़ा था। हालांकि सिद्धार्थ बिना अपने पिता महेश को लिए राजस्थान जाकर देवयानी को ढूंढ सकता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जिस पिता ने सिद्धार्थ को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, जो धोखा मिलने के बाद अपना सब कुछ छोड़कर ईटानगर आ गए थे, जिन्होंने सिद्धार्थ को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया था, उनको बीमारी के सबसे बुरे दौर में छोड़कर जाना सिद्धार्थ को ठीक नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ को इंद्रनगर की रक्षा करने के साथ साथ अपना पुत्र धर्म भी निभाना था। और दूसरी बात, वीरेंद्र शर्मा ने यह कह दिया था कि महेश का इलाज अब बुद्धा मार्शल आर्ट्स के हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, वो उन्हें कहीं और शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ के दिमाग में ये बात आ गई थी कि वो अपने पिताजी को राजस्थान लेकर ही चला जाए। सिद्धार्थ जब राजस्थान निकलने के लिए पैकिंग कर रहा था, तब उस टाइम निर्मला वहां आ गई थी। और निर्मला ने जब सिद्धार्थ को पैकिंग करते देखा, तो उन्होंने सिद्धार्थ से इसका कारण पूछा। और उसके बाद जब सिद्धार्थ ने उनसे ये कहा कि वो उनको और पिताजी को साथ लेकर राजस्थान जा रहा है, तो निर्मला ने एक झटके में जाने से मना कर दिया था। जैसे ही निर्मला ने सिद्धार्थ से जाने के लिए मना किया कि सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। क्या हुआ माँ, अब जाना क्यों नहीं चाहती? सिद्धार्थ चौंकते हुए बोला, अरे तुम पागल हो गए हो सिद्धार्थ, 4 दिन जयपुर रहकर तुम भूल गए कि हमारा गांव, खेत खलियान सब यहाँ है। और अब बुआई का समय शुरू होने वाला है, अगर खेत में बुआई नहीं हुई तो हमें खाना कौन देगा? मैं नहीं भूली हूँ। निर्मला ने गुस्से से सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, खेत तो गांव के लोग देख ही रहे होंगे माँ, और वैसे भी हमारे पास इतने खेत कहाँ हैं जिसके लिए हमें इतना परेशान होना पड़े। जितने हैं उसमें भी अभी पानी भरा होगा, अभी बुआई हो भी कहाँ पाएगी, अभी बुआई में 1 महीने का समय बाकी है। सिद्धार्थ ने निर्मला को समझाने की कोशिश की। सिद्धार्थ के नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां निर्मला को अचानक से बुआई की बात कैसे याद आ गई थी, जबकि अभी तक उनके दिमाग में ये बात नहीं थी। तुमने जाकर देखा, अभी 1 दिन आए हुए हुआ और फिर वापस जा रहे हो। खेत देखना तक जरूरी नहीं समझा, उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है और तुम उसे अब दूसरों के भरोसे छोड़कर वापस जा रहे हो। तुमको क्या हो गया है सिद्धार्थ? निर्मला ने सिद्धार्थ से कहा। अपनी मां के अचानक से बदले व्यवहार से सिद्धार्थ परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां को अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो इतना तल्ख हो उठी। अभी तक तो सब सही था, इवन जब तक उसने राजस्थान का नाम नहीं लिया था, तब तक उनके चेहरे पर खुशी भी दिखाई दे रही थी। फिर अचानक से उन्हें क्या हो गया कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ माँ कि आपको अचानक से क्या हो गया है? मैं पिताजी को बेहतर इलाज के लिए ले जाना चाहता हूँ और आप हो कि सीधा मना कर रही हो। बीरेन अंकल ने खुद कहा है कि पिताजी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता। उन्हें जिस स्तर का इलाज चाहिए वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ। सिद्धार्थ ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधे शब्दों में मना कर दिया था। सिद्धार्थ अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वो सिद्धार्थ की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रही थी। सिद्धार्थ ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें मनाने में नाकामयाब रहा। अभी तक सिद्धार्थ के सामने ये समस्या थी कि वो अपने पापा को राजस्थान लेकर कैसे जाए। जब ये समस्या सॉल्व हुई तो उसके बाद अब उसकी मां जिद पर अड़ गई थी। निर्मला ने सिद्धार्थ को साफ शब्दों में मना कर दिया था कि वो जयपुर नहीं जाएंगी और वहां से चली गई थी। अपनी मां निर्मला का ये व्यवहार देखकर सिद्धार्थ स्तब्ध रह गया था। आखिर मां ऐसा क्यों कर रही है? सिर्फ बुआई की वजह से मां पिताजी को इलाज कराने जाने से नहीं रोक सकती। जरूर इसके पीछे का कारण कुछ और है जो मां मुझसे छुपा रही हैं। सिद्धार्थ ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और उसके बाद वहीं पर सिर पकड़कर बैठ गया था। जिस तरह सिद्धार्थ यहाँ से सिर पकड़कर चिंता में बैठा हुआ था, ठीक उसी तरह उससे कुछ किलोमीटर दूर रोहन भी अपने सामने लेटे अमन नायक के पास सिर पकड़कर बैठा हुआ था। डॉक्टर अमन नायक का इलाज करके जा चुके थे और उन्होंने रोहन से कह दिया था कि अमन जल्द ही होश में आ जाएगा, लेकिन अमन अभी तक होश में नहीं आया था। रोहन अपनी बॉस रिया माथुर को कॉल करके अमन के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन अमन ने उसे रोक दिया था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्योंकि अमन ऐसा बंदा नहीं था जो हमेशा मजाक करता रहता हो, इसलिए रोहन ने उसकी बात हल्के में नहीं ली थी। रोहन को लग रहा था कि अमन ने अगर बेहोश होने से पहले रिया माथुर की जान को खतरा बताया था तो जरूर रिया माथुर की जान को खतरा होगा, लेकिन रिया माथुर को किससे जान का खतरा था
और अमन की ये हालत किसने की थी, इसके बारे में पता करने के लिए अमन का होश में आना जरूरी था। रोहन अभी सर नीचे किए हुए इस बारे में सोच रहा था कि तभी उसे अमन के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। रोहन, तुम यही हो? अमन ने कराहते हुए सवाल किया। अमन की आवाज सुनकर रोहन चौंक कर सीधे होकर बैठ गया और बोला, हाँ हाँ अमन सर, मैं यही हूँ। क्या हुआ है? क्या मैं रिया मैडम को फोन करूं? रोहन ने एक साथ कई सवाल अमन की तरफ दाग दिए थे। नहीं नहीं, तुम्हें अभी किसी को फोन नहीं करना है। रिया मैम की जान खतरे में है, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी, अमन ने रोहन से कहा। अमन की बात सुनकर रोहन और चौंक गया था। जान खतरे में है? किससे खतरे में है जान रिया मैडम की? अमन ने बात सुनकर रोहन से सवाल किया। उनके नए सेक्रेटरी से, अमन ने रोहन से कहा। और अमन के इतना कहते ही रोहन का चेहरा तो एकदम सफेद हो गया था। आज अमन उसे झटके पर झटके दिए जा रहा था। किससे? सुयश से? रोहन ने सवाल किया। यही नाम है क्या उसका? अमन ने कहा। हाँ, लेकिन सुयश से रिया मैडम को क्या दिक्कत हो सकती है? उसे तो माथुर साहब ने खुद अपॉइंट किया था। उन्होंने तो सुयश का बैकग्राउंड चेक किया होगा, रोहन ने अमन से कहा। यही तो सबसे बड़ा दुख है रोहन, कि उन्होंने कुछ नहीं किया, अमन ने मायूसी के साथ जवाब दिया। और जब अमन ने यह कहा तो रोहन और ज्यादा घबरा गया था। अब आप ये मत कहना कि माथुर साहब भी रिया की जान के पीछे पड़े हुए हैं, रोहन ने सकुचाते हुए कहा। यही सच है रोहन, हजम मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन कान से सुना और आंखों से देखा गलत नहीं होता। माथुर साहब भी रिया मैडम के लिए खतरा बने हुए हैं और उनका सिर्फ एक टारगेट है, अमन ने रोहन से कहा। कौन? रोहन ने सवाल किया। सिद्धार्थ, अमन ने जवाब दिया। वो सिद्धार्थ जिसने हमें माथुर साहब के लिए हानि शकल का प्लान दिया था, रोहन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। हाँ, वही सिद्धार्थ, अमन ने कहा। और उसके बाद अमन ने प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के शुरू होने से लेकर अभी तक जगत प्रसाद माथुर ने जो जो किया था, और उसके बाद उनका बीमार होना, फिर अचानक से सही हो जाना, और फिर सुयश का उससे हॉस्पिटल में टकराना, और उसके बाद उसको हार्ट अटैक आना, उसके बाद फिर जगत प्रसाद माथुर और सुयश के बीच में जो बात हुई थी, वो सब अमन ने रोहन को बता दी थी। और जब रोहन को सारी बात मालूम पड़ी तो उसके होश उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जगत प्रसाद माथुर अपनी ही पोती के साथ ऐसा गेम खेल सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है अमन सर कि माथुर सर ऐसा कर सकते हैं, वो भी रिया मैम के साथ, रोहन ने अमन की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें क्या रोहन, इस बात का यकीन मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन यकीन करना पड़ेगा, अमन ने कहा। इधर रोहन और अमन आपस में सिद्धार्थ, रिया माथुर और जगत प्रसाद माथुर के बारे में बातें कर रहे थे, और उधर दूसरी तरफ गुरु द्रोण और बीरेन शर्मा सिद्धार्थ के बारे में बातें कर रहे थे। तो तुमने सोच लिया है बीरेन कि तुम अकेडमी की बजाय सिद्धार्थ के साथ रहोगे? गुरु द्रोण ने बीरेन की ओर देखते हुए कहा। जी ग्रैंड मास्टर, बीरेन ने गुरु द्रोण को जवाब दिया। और इसके पीछे कोई खास कारण? गुरु द्रोण ने फिर से बीरेन से अपना सवाल दोहराते हुए पूछा। कोई खास कारण नहीं है ग्रैंड मास्टर, मैं सिद्धार्थ को अकेला नहीं छोड़ सकता, उसको मेरी जरूरत है, बीरेन शर्मा ने दृढ़ता भरी आवाज में कहा। और अकेडमी को जो तुम्हारी जरूरत है बीरेन, उसका क्या? गुरु द्रोण ने बीरेन को समझाने की कोशिश की। अकेडमी मेरे यहाँ आने से पहले भी थी ग्रैंड मास्टर, और मेरे यहाँ से जाने के बाद भी रहेगी, लेकिन अगर मैंने सिद्धार्थ का साथ नहीं दिया तो शायद उसे मैं खो दूं, बीरेन ने अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा। आखिर तुम यह गलत फैसला क्यों कर रहे हो बीरेन? तुम अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी सिर्फ इसलिए जोखिम में डाल रहे हो क्योंकि सिद्धार्थ तुम्हारे बेटे आदित्य के जैसे मूव्स करता है, गुरु द्रोण ने बीरेन से कहा। जी ग्रैंड मास्टर, बीरेन ने बहुत ही सर्द भरी आवाज में जवाब दिया, और उसके बाद वहां से जाने लगे थे। बीरेन को इस तरह से सिद्धार्थ के प्रति पागल होता देखकर ग्रैंड मास्टर गुरु द्रोण को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो बीरेन से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि बीरेन ने खुद को बुद्धा मार्शल आर्ट से अलग करने का फैसला ले लिया था। बीरेन के जाने के बाद गुरु द्रोण अपने आसन पर पीछे होकर बैठ गए थे। उसके बाद लंबी सांस लेते हुए किसी सोच में डूब गए थे। तुम सिर्फ इसलिए सिद्धार्थ की मदद नहीं कर रहे हो बीरेन क्योंकि वो तुम्हारे बेटे के जैसे मूव्स करता है। इसके पीछे का राज कुछ और है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे, लेकिन मेरा तुमसे वादा है बीरेन कि मैं इस बारे में पता करके रहूंगा।
गुरु द्रोण अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोले। इधर गुरु द्रोण बड़बड़ा रहे थे और उधर दूसरी तरफ बीरेन शर्मा सिद्धार्थ के कमरे में पहुंच गए थे। बीरेन शर्मा जब सिद्धार्थ के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने सिद्धार्थ को उदास चेहरे के साथ बैठा पाया। क्या हुआ सिद्धार्थ? सिद्धार्थ को उदास बैठा देखकर बीरेन ने सवाल किया। मां जाने से मना कर रही है अंकल। सिद्धार्थ ने मायूसी भरी आवाज में जवाब दिया। मतलब? बीरेन ने सिद्धार्थ से सवाल किया। वो कह रही है कि वो जयपुर नहीं जाएगी। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। क्यों? सिद्धार्थ की बात सुनकर बीरेन शर्मा चौंकते हुए बोले। पता नहीं, बोल रही है कि खेतों में बुआई का टाइम हो गया है, इसलिए पिताजी को यहीं कहीं एडमिट करा दो, जयपुर लेकर नहीं जाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मां को अचानक से क्या हो गया। सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए कहा। तुमने समझाने की कोशिश नहीं की? बीरेन शर्मा ने कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर बीरेन शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव दिखाई दे रहे थे, ना वो खुश दिखाई दे रहे थे और ना ही दुखी। इधर बीरेन शर्मा और सिद्धार्थ निर्मला की जिद के बारे में बात कर रहे थे और उधर दूसरी तरफ निर्मला महेश के सामने बैठी हुई थी। निर्मला ने महेश के हाथों को अपने हाथों में लिया हुआ था और उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। सिद्धार्थ आपको बेहतर इलाज के लिए जयपुर ले जाना चाह रहा है, लेकिन मैंने मना कर दिया है, निर्मला ने कहा। महेश आंख बंद करके लेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सो रहे हों। मैं भी चाहती थी कि आपको बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन मैं आपको वापस जयपुर जाने नहीं दे सकती। जिस शहर ने आपसे सब कुछ छीन लिया था, जिस शहर से आप सबसे ज्यादा नफरत करते थे, मैं आपको उस शहर में कैसे जाने दे सकती हूँ? निर्मला अपने आप से लगातार बोलती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ अंगारे भी दिखाई दे रहे थे। निर्मला की बातों से यह साफ हो चुका था कि निर्मला सिर्फ इसलिए सिद्धार्थ को जयपुर जाने से नहीं रोक रही थी कि उसके खेत में बुआई होनी थी, बल्कि उसके पीछे का कारण कुछ और था। और जब निर्मला ये बात महेश से कह रही थी तो वहीं पर मौजूद गुल्लू उसकी बातें सुन रहा था। निर्मला की बातें सुनकर गुल्लू की आंखें आश्चर्य से भर उठी थी। आखिर निर्मला और महेश का जयपुर से क्या रिश्ता था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। आखिर क्या था निर्मला और महेश का जयपुर से रिश्ता, और आखिर कैसे अमन और रोहन बचाएंगे रिया माथुर को सुयश और जगत प्रसाद माथुर के चंगुल से? क्या सिद्धार्थ पता कर पाएगा अपने परिवार के जयपुर से संबंध होने के पीछे का सच? क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।